Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, Udaipur. आज के लेक्चर में हम दो स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे. दे आर कनेक्टेड ग्राफ्स एंड प्लेनर ग्राफ्स. पहले हम डिफाइन करेंगे कनेक्टेड ग्राफ्स. So a graph G will be called connected if every pair of vertices is joined by a path. ग्राफ के हर वर्टेक्स से हर दूसरी वर्टेक्स पे जाने के लिए अगर रास्ता अवेलेबल है थ्रू एजेस तो ग्राफ कहलाएगा कनेक्टेड ग्राफ. जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं, ये जो ग्राफ G है, यहाँ हर वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाने के लिए रास्ता अवेलेबल है. जैसे आप ये वर्टेक्स देखें और ये वाली वर्टेक्स देखें, हालांकि ये एजेस के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप इस रास्ते से होके इस वर्टेक्स पे पहुंच सकते हैं. इसी तरीके से हर वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाने के लिए आपके पास पाथ अवेलेबल है, इसलिए ये ग्राफ जी कहलाएगा कनेक्टेड ग्राफ. मैक्सिमल कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ एनी सब ग्राफ जी, ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ जी. अगर आपका ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो उसमें कम से कम दो कंपोनेंट्स होने चाहिए. जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देखिए, ये H डिसकनेक्टेड ग्राफ है. इसके तीन कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पहला कंपोनेंट है. इसमें 4 वर्टिसेस और 4 एजेस हैं. सेकंड कंपोनेंट ये हो जाएगा, इसमें 2 वर्टिसेस हैं जॉइंड बाय एन एज. और ये तीसरा कंपोनेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड वर्टेक्स. तो अगर आपका ग्राफ डिसकनेक्टेड है, इसमें कम से कम 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए. तो यहाँ पर कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ्स के एग्जाम्पल्स हमने देखे. G कनेक्टेड है, H डिसकनेक्टेड ग्राफ है. अब हम एक थ्योरम देखते हैं. तो थ्योरम में मान लीजिए G एक सिंपल ग्राफ है. सिंपल ग्राफ का मतलब इसमें लूप्स और मल्टीपल एजेस नहीं होंगे. सो G इज़ अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टिसेस एंड k कंपोनेंट्स. तो आपको प्रूव करना है कि इट कैन हैव एट मोस्ट 1/2 n minus k into n minus k plus 1 edges. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो G में हो सकती हैं, इट इज़ गिवन बाय दिस नंबर. अब प्रूफ देखते हैं. G में हमें दे रखा है कि k कंपोनेंट्स हैं. हम मान लेते हैं कि हर कंपोनेंट, जैसे ith कंपोनेंट आप लें, उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस को हमने मान रखा है ni. लेट ni और i इज इक्वल टू 1 to k, क्योंकि k कंपोनेंट्स हैं. ये हमने माना है नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ईच कंपोनेंट ऑफ G. अब आप देखिए, ग्राफ G में टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हमें दे रखा है n. टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन G इज n. तो आप हर कंपोनेंट की नंबर ऑफ वर्टिसेस को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आ जाएंगी G की. सो इन सबको ऐड कर दिया, फर्स्ट कंपोनेंट की, सेकंड कंपोनेंट की, kth कंपोनेंट की, सबकी वर्टिसेस को ऐड किया, तो यू गेट नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ G, दैट इज इक्वल टू n. और हर कंपोनेंट की जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि आप कोई सा भी कंपोनेंट लें उसमें कम से कम एक वर्टेक्स तो होगा ही होगा, इसलिए ईच ऑफ दिस ni विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब आप देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द ith कंपोनेंट. हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन ith कंपोनेंट. अब किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तब आती हैं जब वो कंप्लीट ग्राफ हो. तो ये जो ith कंपोनेंट है जिसमें ni वर्टिसेस हैं, अगर ये कंप्लीट ग्राफ हो तब इसकी नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम होंगी, and this maximum number of edges will be given by this formula. यहाँ हम लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम डिराइव करी थी, उसे यूज़ कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ kn with n vertices is given by this formula.
हमारे ith कंपोनेंट में ni वर्टिसेस हैं। अगर ये कंप्लीट ग्राफ होगा तो इसके नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम आएंगी, और उस केस में इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं, ni वर्टिसेस हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन जी आपको निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन जी तब आएंगी जब इसके हर कंपोनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हों, और हर कंपोनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तब आएंगी जब हर कंपोनेंट कंप्लीट ग्राफ हो। कंप्लीट ग्राफ की टोटल नंबर ऑफ एजेस हमने यहाँ निकाली थी। अब इसको हर कंपोनेंट के लिए ऐड कर देते हैं। टोटल k कंपोनेंट्स हैं। फॉर i इज़ इक्वल टू 1 to k आप इन नंबर ऑफ एजेस को ऐड कर दीजिए, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ g आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि g में k कंपोनेंट्स थे। अब ये जो समेशन है, इसको जैसे आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ni² आएगा, एंड ni को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -ni आएगा। तो इस समेशन को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, 1/2 सिग्मा ni² एंड -1/2 सिग्मा ni। अब ये जो सिग्मा ni है, यहाँ हमने देखा था सिग्मा ni आप करते हैं i इज़ इक्वल टू 1 to k के लिए, दिस इज सम ऑफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये n के बराबर आता है। तो ये सिग्मा ni की वैल्यू यहाँ पर n सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन g इज गिवन बाय दिस रिलेशन, और इसको हम कह देते हैं 1। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आप देखिए हम निकाल रहे हैं अगली स्टेप में सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to k ni-1। तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑपरेटिंग ऑन ni माइनस सिग्मा ऑपरेटिंग ऑन 1। सिग्मा ni जैसा अभी आपको ऊपर बताया था, दिस इज इक्वल टू n, तो ये सिग्मा ni की वैल्यू सब्सटीट्यूट की हुई है n, एंड सिग्मा 1 क्योंकि समेशन इज बीइंग टेकन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to k, इसलिए जब आप सिग्मा 1 करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी k, क्योंकि समेशन k चीज़ों पे किया गया है। दोनों तरफ आप होल स्क्वायर कर दीजिए, तो सिग्मा ni-1 या समेशन अंडरस्टूड है कि 1 से लेके k तक है, सिग्मा ni-1 होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर किया, ये क्योंकि n-k के बराबर आ गई थी तो दिस विल बी इक्वल टू n-k होल स्क्वायर, और इस रिलेशन को हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वंस अगेन आप देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी यहाँ सिग्मा ni-1 होल स्क्वायर, अब इसमें ये जो अंदर सिग्मा ni-1 आ रहा है, इसको अगर हम खोलते हैं तो समेशन 1 से लेके k तक चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा i इज़ इक्वल टू 1 लिया तो n1-1, देन i इज़ इक्वल टू 2 लिया n2-1, एंड i इज़ इक्वल टू k लेने पे nk-1, और इसका हमने होल स्क्वायर किया हुआ है। अब ये सम ऑफ k टर्म्स हैं और इनका होल स्क्वायर आपको करना है, तो होल स्क्वायर आप करेंगे तो आपके पास एक तो स्क्वायर टर्म्स आएंगी, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस kth टर्म का स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी, ट्वाइस दिस इनटू दिस, देन ट्वाइस दिस इनटू अगली टर्म, एंड इस टाइप से प्रोडक्ट टर्म्स आपके पास आएंगी। तो ये हमने सेपरेट करके लिखी हुई हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में स्क्वायर वाली क्वांटिटीज़ हैं, n1-1 का होल स्क्वायर, n2-1 होल स्क्वायर, इस टाइप से टर्म्स चलेंगी, और सेकंड ब्रैकेट में प्रोडक्ट टर्म्स हैं, ट्वाइस n1-1 n2-1, फिर दो के प्रोडक्ट्स जितने भी पॉसिबल आ सकते हैं ये हमने सेकंड ब्रैकेट में इंक्लूड किए हुए हैं। अब आप देखिए ये जो n1-1 होल स्क्वायर है, इसको आप खोलेंगे तो आपके पास आएगा n1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस n1 इंटू 1, तो ये 2n1 आ गया, फिर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको खोलेंगे तो n2 स्क्वायर माइनस 2n2 प्लस 1, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रही हैं होल स्क्वायर वाली टर्म्स को खोलने से ये आ जाएंगी आपके पास।
सेकंड ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रही हैं उनमें आप देखिए हर एक टर्म में n1 माइनस वन n2 माइनस वन इस टाइप की टर्म्स हैं। यहाँ हमने देखा था कि ईच ऑफ दीज एन आईज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी एन आई हैं, n1 n2 nk, ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये जो सेकेंड ब्रैकेट में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये सारी नॉन नेगेटिव टर्म्स होंगी क्योंकि ईच ऑफ दीज एन आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो सेकेंड ब्रैकेट की जो क्वांटिटी है ये आपकी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी। अब आप देखिए जो फर्स्ट ब्रैकेट में हमने टर्म्स को खोल के लिखा था, इसकी टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट स्क्वायर वाली टर्म्स कलेक्ट करते हैं, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, इस तरीके की टर्म्स अप टू nk स्क्वायर। इनको हमने लिख दिया है सिग्मा ni स्क्वायर। यहाँ हालांकि मेंशन नहीं किया है, इट इज़ अंडरस्टूड कि सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to k चल रहा है, तो सिग्मा ni स्क्वायर। फिर ये इन टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो -2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा n1 प्लस n2 अप टू nk, सो दिस इज सिग्मा ni। और लास्ट में 1 प्लस 1 प्लस 1 k टाइम्स आएगा, तो दैट इज सिग्मा 1। सेकेंड ब्रैकेट में नॉन नेगेटिव टर्म्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह से आ रही हैं। अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में सिग्मा ni स्क्वायर, इसको हमने यहाँ लिखा है। ये जो सिग्मा ni है इसकी जगह n लिख दिया है, सो ये हो गया आपका -2n। एंड सिग्मा 1, क्योंकि k टर्म्स पे समेशन चल रहा है, दिस विल बी इक्वल टू k। और ये सेकंड ब्रैकेट की नॉन नेगेटिव टर्म्स हमने लिख दी। अब आप देखिए ये हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको सिंप्लीफाई किया था। राइट हैंड साइड आपकी n माइनस के होल स्क्वायर के बराबर थी, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पे ये चीज़ आई है, दिस शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू n माइनस के होल स्क्वायर। अब इस पोर्शन को हम देखते हैं, ये सिग्मा ni स्क्वायर प्लस यहाँ से आप नॉन नेगेटिव टर्म्स रखें। बाकी की ये जो दो टर्म्स हैं इनको अगर हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये राइट हैंड साइड पे n माइनस के होल स्क्वायर तो था ही, ये वाली दो टर्म्स वापस राइट हैंड साइड पे जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो राइट हैंड साइड हो जाएगी 2n माइनस के। अब यहाँ पर आप देखिए सिग्मा ni स्क्वायर में कुछ नॉन नेगेटिव टर्म्स जोड़ रहे हैं, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड इसके बराबर आ रहा है। दैट मीन्स सिग्मा ni स्क्वायर में कुछ जोड़ने पर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ पाता है। इसका मतलब सिग्मा ni स्क्वायर राइट हैंड साइड से छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तब ये राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो सिग्मा ni स्क्वायर है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। और इस एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 से। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन आगे देखते हैं। अब आप देखिए जो एक्सप्रेशंस हमने लास्ट स्लाइड में डिराइव किए थे उनको यहाँ दोबारा से लिखा हुआ है रेफरेंस के लिए। एक तो हमने डिराइव किया था रिलेशन 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन G, इट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन, और इसको सिंप्लीफाई करने पे ये इसके बराबर आ जाता है। ये रिलेशन 1 था आपका। फिर रिलेशन 2 हमने देखा था सिग्मा ni माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू n माइनस के होल स्क्वायर, और इसके थ्रू हमने थर्ड रिलेशन डिराइव किया था जो यहाँ लिखा हुआ है, सिग्मा ni स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस के होल स्क्वायर प्लस 2n माइनस के। ये आपका रिलेशन नंबर 3 था। अब ये जो रिलेशन आया है इसको हम 1 में यूज़ करेंगे। तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड का ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है। और ये जो 1/2 सिग्मा ni स्क्वायर यहाँ आ रहा था, इसमें से ये जो सिग्मा ni स्क्वायर है दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो अब हम इसको लिख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू
ये सिग्मा एन आई स्क्वेयर इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी हमने एक्सप्रेशन 3 में से यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए, और ये जो लास्ट का पोर्शन है 1/2n ये हमने एज सच यहाँ पर रखा है। अब इन दोनों में से 1/2 को अगर आप कॉमन यहाँ निकाल लेते हैं तो ये n माइनस के होल स्क्वायर एज सच, ये 2n और यहाँ माइनस n कंबाइन होके n मिल जाएगा आपको एंड माइनस के। और अब इसमें से और इस एक्सप्रेशन में से n माइनस के अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से n माइनस के और यहाँ से आपके पास +1 रह जाएगा और एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके इसके बराबर आपके पास आ गया। अब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली, ये आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन जी यहाँ पर आपको मिल रहा था, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ जी, ये आपके पास ये एक्सप्रेशन था और इसके बराबर ये आ गया, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ जी विथ n वर्टिसेस एंड k कंपोनेंट्स, दिस विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ से लिखा है। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो आ सकती हैं इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगी इट विल बी इक्वल टू दिस नंबर एंड दिस प्रूव्स द रिक्वायर्ड थ्योरम। अब हम डिफाइन करेंगे प्लेनर ग्राफ्स। तो प्लेनर ग्राफ्स वो ग्राफ्स होते हैं जिनको आप प्लेन पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकें कि इनकी एजेस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें। तो ग्राफ्स which can be drawn on a plane in such a way that no two edges cross one another, इस टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं वो कहलाते हैं प्लेनर ग्राफ्स। तो प्लेनर ग्राफ्स की एजेस दे विल मीट ओनली एट द एंड वर्टिसेस, बीच में ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे आप नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में ग्राफ की इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को जॉइन करने वाली एज को अगर हम इस तरह से बना देते यहाँ पर, तो ये एज और ये एज एक दूसरे को क्रॉस करती। इसके बजाय हमने क्या किया है, इन वर्टिसेस को तो जॉइन किया है लेकिन जॉइन करने वाली एज को हमने बाहर की तरफ से बना दिया है। तो अब इस ग्राफ को हम इस तरह से ड्रॉ कर पा रहे हैं कि कोई भी एजेस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। तो अगर ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ किया जा सके तो ये हो जाएगा प्लेनर ग्राफ। अब आप देखिए ये जो ऊपर डायग्राम में ग्राफ शो कर रखा है, इसमें 4 वर्टिसेस हैं, ये पहली, दूसरी, दिस इज़ द थर्ड वर्टेक्स और ये आपकी 4th वर्टेक्स है। नंबर ऑफ एजेस इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये बाहर वाली है 6। अब प्लेनर ग्राफ की ये जो एजेस हैं, ग्राफ प्लेन को रीजन्स में डिवाइड कर देती हैं। तो पहला जो रीजन है एनक्लोज्ड बाय एजेस, ये हो जाएगा आपका, दिस इज़ द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन ये हो जाएगा, दिस इज़ अगेन एनक्लोज्ड बाय एजेस ऑफ द ग्राफ। तीसरा रीजन ये हो जाएगा, दिस इज़ अगेन एनक्लोज्ड बाय एजेस ऑफ द ग्राफ। और चौथा रीजन ये बाहर वाला रीजन होगा। तो पूरे प्लेन को ये ग्राफ 4 रीजन्स में डिवाइड कर रहा है। 3 तो ये अंदर वाले, पहला, दूसरा और तीसरा, जो ग्राफ की एजेस से एनक्लोज्ड है, और एक ये चौथा रीजन बाहर वाला। तो एवरी प्लेन इज डिवाइडेड बाय अ प्लेनर ग्राफ इनटू डिफरेंट रीजन्स। प्लेनर ग्राफ की नंबर ऑफ एजेस, वर्टिसेस एंड रीजन्स को आपस में कनेक्ट करने वाला फार्मूला ऑयलर्स फार्मूला कहलाता है। तो अब हम ऑयलर्स फार्मूला देखते हैं। तो फॉर एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ आर द नंबर ऑफ रीजन्स इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2, वेयर ई इज़ द नंबर ऑफ एजेस, वी इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ये फार्मूला नंबर ऑफ रीजन्स, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस को आपस में रिलेट करता है फॉर अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। अब इस फार्मूले का प्रूफ हम करेंगे
यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं, ग्राफ विथ अ सिंगल एज। अब ग्राफ में अगर आप एक ही एज ले रहे हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वो सिंगल एज या तो इस तरह से होगी, या फिर सिंगल एज कैन बी अ सेल्फ लूप। अब दोनों ही केसेस हम कंसिडर करते हैं। अगर आपकी एज इस तरीके से है विच इज़ अ नॉन लूप, तो यहाँ पर ये एज दो वर्टिसेस को कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस, एक ही एज हमने लिया है तो नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 2 क्योंकि ये दो वर्टिसेस को एज कनेक्ट कर रही है। और नंबर ऑफ रीजन्स यहाँ एक ही है क्योंकि इस एज ने किसी भी रीजन को एनक्लोज नहीं किया है। जो भी रीजन है ये बाहर वाला रीजन है, नंबर ऑफ रीजन्स इज इक्वल टू 1। तो इस केस में e माइनस वी प्लस 2 आप निकालिए, तो E1 है, V2 है, इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रीजन्स क्योंकि यहाँ R इज़ इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला इस केस में सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम सेकंड केस देखते हैं, ये वाला। यहाँ पर एज एक ही है विच इज़ अ सेल्फ लूप, वर्टेक्स भी एक ही है, लेकिन यहाँ दो रीजन्स में ये एज प्लेन को डिवाइड कर देगी। एक तो ये अंदर वाला एनक्लोज रीजन और एक ये बाहर वाला रीजन। तो सेकंड केस में E इज़ इक्वल टू 1, V इज़ इक्वल टू 1 नंबर ऑफ वर्टिसेस, लेकिन रीजन्स आपके दो हो गए। तो E माइनस वी प्लस 2 आप निकालिए, ये वैल्यू 2 आएगी विच इज़ अगेन इक्वल टू नंबर ऑफ रीजन्स। तो इस केस में भी आपका फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। तो रिज़ल्ट आपका ट्रू हो गया फॉर अ ग्राफ विथ 1 एज। तो ये रिज़ल्ट को हमने ट्रू कर दिया व्हेन नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 1। अब इंडक्शन की नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे। हम अज्यूम करेंगे कि सपोज द रिज़ल्ट इज़ ट्रू व्हेन द ग्राफ हैज़ n-1 एजेस। हम इसको n-1 एजेस के लिए रिज़ल्ट को ट्रू मानेंगे और n-1 एजेस के ग्राफ के लिए ट्रू मानते हुए इसको n एजेस वाले ग्राफ के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। तो इंडक्शन वाला मेथड अप्लाई करने के लिए हमने मान लिया सपोज द रिजल्ट इज ट्रू व्हेन द ग्राफ हैज n-1 एजेस, और ये मानते हुए हमको प्रूव करना पड़ेगा कि द रिजल्ट इज ट्रू व्हेन द ग्राफ हैज n एजेस। तो हमने G ले लिया है, कनेक्टेड ग्राफ विथ n एजेस। अब G के लिए दो सिचुएशंस होंगी, या तो G में कोई पेंडेंट वर्टेक्स होगी या नहीं होगी। तो पहला केस हम ले रहे हैं, इफ़ G हैज़ अ पेंडेंट वर्टेक्स दैट मीन्स G हैज़ अ वर्टेक्स विद डिग्री 1। तो यहाँ ग्राफ आपको शो कर रखा है, इसमें पेंडेंट वर्टेक्स है विद डिग्री 1। अगर हम ग्राफ G में से इस वर्टेक्स को टुगेदर विद दिस एज रिमूव कर देते हैं तो ये जो बचा हुआ नीचे पोर्शन है ये आपका रह जाएगा ग्राफ G डैश। इसमें n-1 एजेस होंगी क्योंकि टोटल G में n एजेस थी, उसमें से एक एज ये जो डॉटेड लाइन से शो कर रखी है जो पेंडेंट वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही थी, इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये नीचे वाले बचे हुए पोर्शन में n-1 एजेस रह जाएंगी। अब हमने मान रखा है कि रिजल्ट इज ट्रू व्हेन द ग्राफ हैज n-1 एजेस। तो G डैश में n-1 एजेस हैं, इसलिए ये जो रिजल्ट है फॉर्मूला है इट विल बी ट्रू इन G डैश। अब G डैश से G लाने के लिए हमें इस वर्टेक्स को और इसकी कनेक्टिंग एज को वापस G डैश में रीइंसर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए इस वर्टेक्स को और एज को अगर हम G डैश में वापस इंक्लूड कर लेते हैं तो एडिशन ऑफ दिस एज एंड वर्टेक्स बैक टू G डैश, ये क्या चेंज लाएगा? दिस विल इंक्रीज बोथ E एंड V बाय 1। नंबर ऑफ एजेस एक बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस भी एक बढ़ जाएगी क्योंकि हम वो पेंडेंट वर्टेक्स और उसकी कनेक्टिंग एज को रीइंसर्ट कर रहे हैं। तो E एंड V दोनों एक बढ़ेंगे, लेकिन R नंबर ऑफ रीजन्स विल रिमेन अनचेंज्ड क्योंकि ये पेंडेंट वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली एज थी,
ये किसी रीजन को एनक्लोज नहीं कर रही थी, इसलिए नंबर ऑफ रीजन्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ई एंड वी दोनों में चेंज आ रहा है एक का। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्वांटिटी में एक एक आप चेंज कर रहे हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है आपका अनअफेक्टेड रहेगा, और हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला विल बी सेटिस्फाइड इन जी ऑल्सो। तो फर्स्ट केस में जहाँ पेंडेंट वर्टेक्स आपके पास अवेलेबल है, फॉर्मूला विल रिमेन ट्रू फॉर जी। अब सेकंड केस हम देखते हैं कि अगर जी में कोई भी पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है, इफ़ जी हैज़ नो पेंडेंट वर्टेक्स मीन्स नो वर्टेक्स विद डिग्री 1, तो इसमें अगर आप एक एज को रिमूव कर देते हैं, इस एज को रिमूव करने से क्या होगा, ये जो रिमेनिंग ग्राफ जी डैश आपको मिल रहा है, एक एज आपने रिमूव कर दिया, ये आपको n-1 एजेस वाला ग्राफ मिलेगा। n-1 एजेस वाले ग्राफ के लिए हम मान रहे हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस में कि फॉर्मूला इज ट्रू फॉर अ ग्राफ विथ n-1 एजेस, इसलिए फॉर्मूला विल बी सेटिस्फाइड इन जी डैश। अब जी डैश से वापस आपको जी ऑब्टेन करना है, तो इस एज को वापस आपको जी डैश के साथ री इंसर्ट करना पड़ेगा। अब इस एज को वापस आप जी डैश में इंसर्ट करते हैं, तो एडिंग दिस एज बैक इन जी डैश, इससे क्या चेंज होगा आप देखिए, दिस विल इंक्रीज द काउंट ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस एक बढ़ जाएगी क्योंकि आप इसे री इंसर्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ रीजन्स भी यहाँ एक बढ़ेगा क्योंकि ये वाला रीजन इस एज से एनक्लोज हो रहा था, तो नंबर ऑफ रीजन्स विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 1, लेकिन नंबर ऑफ वर्टिसेस अनचेंज्ड रहेंगी। तो वंस अगेन एजेस एंड रीजन्स दोनों एक बढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे एक एक बढ़ रही है, तो ओवरऑल रिजल्ट फार्मूले का अनअफेक्टेड रहेगा, और हम कह सकते हैं कि इस केस में भी फार्मूला इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि अगर फॉर्मूला ग्राफ विथ n-1 एजेस के लिए ट्रू है, तो फॉर्मूला विल रिमेन ट्रू फॉर अ ग्राफ विथ n एजेस, चाहे इसमें पेंडेंट वर्टेक्स हो या नहीं हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला इज ऑलवेज ट्रू, एंड दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। अब ऑयलर्स फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दे रखा है प्लेन सिंपल ग्राफ हैज़ 30 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 3, इन हाउ मैनी रीजन्स कैन दिस ग्राफ बी पार्टीशन। तो आपको निकालना है कि कितने रीजन्स में इस ग्राफ की पार्टीशनिंग हो सकती है। तो अब आप देखिए यहाँ हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस ये दे रखा है v इज इक्वल टू 30, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस हो जाएगा 3v, क्योंकि यहाँ दे रखा है ईच वर्टेक्स हैज़ डिग्री 3, टोटल 30 वर्टिसेस हैं, तो 3 इंटू v आप करेंगे, सम ऑफ डिग्रीज आ जाएगा आपके पास 90। अब आप फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी लगा दीजिए, तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस होता है 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस यहाँ हमने 90 निकाल लिया था, दिस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, तो 2v इज इक्वल टू 90 आ गया। इससे आप e कैलकुलेट कर लीजिए, e इज इक्वल टू 45 आ गया। अब आप ऑयलर्स फार्मूला यूज़ कर लीजिए। ऑयलर्स फार्मूला से नंबर ऑफ रीजन्स इज गिवन बाय e माइनस v प्लस 2, ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो e अपने पास 45 है, v इज इक्वल टू 30 एंड प्लस 2 करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रीजन्स आपके पास आ गया इक्वल टू 70। एंड दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।